वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में भारत आया था। इसे क्रिप्स प्रस्ताव भी कहा जाता है, क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है। एक्चुअली इनके जो हेड थे उसका नाम था लॉर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स। उसी के नाम पर इस मिशन का नाम क्रिप्स प्रस्ताव पड़ा था, जो कि मार्च 1942 में भारत आया था। हम लोग आज देखेंगे इसके क्या कारण थे, यह मिशन क्यों आया था, इसके क्या क्या मुख्य प्रावधान थे और इसका भारतीयों ने किस प्रकार प्रतिक्रिया दी, मतलब कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य प्रमुख नेताओं का इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया रही और इसका क्या प्रभाव पड़ा। सारी चीज़ों के बारे में देखने के बाद हम लोग जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उन सब चीज़ों का भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसके पहले हम लोग ये जान लें कि 1939 से 45 तक पूरे वर्ल्ड में 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और ब्रिटेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष था। दूसरे पक्ष में जापान, जर्मनी जैसे तानाशाही देश थे। तो जो ब्रिटेन जिस ओर से लड़ रहा था उसे मित्र राष्ट्र कहा जा रहा था। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ये सारे शामिल थे। आरंभ में स्थिति ऐसी हो गई कि जो मित्र राष्ट्र थे, मतलब ब्रिटेन का जो गुट था, उसकी स्थिति खराब होने लगी युद्ध में, और जो तानाशाही देश थे जापान, जर्मनी, इनकी स्थिति मजबूत होते जा रही थी। तो इस कारण जापान की जो शक्ति बढ़ रही थी, और जापान हम लोग जानते हैं भारत का पड़ोसी मुल्क है, तो भारत से ज़्यादा दूर नहीं है। और जापान ने सिंगापुर, फिलीपींस, हांगकांग जो कि भारत से सटे हुए राष्ट्र हैं, इन सब को जीत लिया था, इन सब पे अपना अधिकार कर लिया था। यानी जापान की जो शक्ति थी लगातार वो बढ़ रही थी द्वितीय विश्व युद्ध में। इससे जो ब्रिटेन था उसके जो सहयोगी देश थे, विशेषकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सभी परेशान थे और ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाल रहे थे। उनको लगा कि भारत में भी ब्रिटिश विरोधी भावना चल रही है। और हम लोग जान लें इसी बीच में कि 1942 में यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जिसके कारण जनता सड़कों पे आ गई थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार से लोहा लेने के लिए, ब्रिटिश सरकार से टकराने के लिए। यानी अगर ब्रिटेन भारत पर इसी प्रकार दबाव के माध्यम से शासन करने का प्रयास करता रहेगा और वहाँ की पब्लिक ब्रिटेन के खिलाफ है, यानी अगर जापान किसी तरह इंडिया पे अपना प्रभाव बना लेता है और वहाँ के लोगों के सहयोग से ब्रिटेन को, विशेषकर देखा जाए तो ब्रिटेन को भागना ही पड़ेगा और मित्र राष्ट्रों के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका होगा। इन सब से निपटने के लिए, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति सुधर जाए, जापान को कंट्रोल कर सके, इसीलिए जो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा उसमें ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड चर्चिल थे, उन्होंने विंस्टन चर्चिल, इन्होंने 11 मार्च 1942 को एक क्रिप्स मिशन की घोषणा की। घोषणा कब की? 11 मार्च 1942 को। और यह मिशन भारत कब पहुंचा? 23 मार्च 1942 को। 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? 11 मार्च 1942। क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा? 23 मार्च 1942। यहाँ पे 3 प्रश्न बनेंगे, इसे भी हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। अब देखते हैं यह मिशन जो आया द्वितीय विश्व युद्ध में एक प्रकार से भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, तो इस मिशन की क्या विशेषताएं थी, यानी क्या क्या उन्होंने भारत के बारे में प्लान किया था और क्या क्या उन्होंने भारत को एक तरह से लॉलीपॉप देने का प्रयास किया, ताकि भारतीय लोग, भारतीय नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभी उनका साथ दे द्वितीय विश्व युद्ध में। हम लोग ये भी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में वायसराय लॉर्ड लिन्थगो ने भारत को जब शामिल कर लिया गया, तो उस समय ब्रिटिश प्रांतों में जो भारतीय सरकारें बनी थी, 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था कि हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं है, यानी भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से नहीं लड़ रहा है। ये तो इसी माहौल को, ये जो कटुता का माहौल था, इसको शांत करने के लिए क्रिप्स प्रस्ताव को जो भेजा। अब उनकी विशेषताओं को देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने भारतीयों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, इम्प्रेस करने का प्रयास किया, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय अंग्रेजों का साथ दें और वे युद्ध को आसानी से जीत सकें।
तो देखते हैं सबसे पहला जो उन्होंने इसका जो विशेषता था, कहा कि जितना भी जल्दी संभव हो सके भारत में स्वशासन की स्थापना की जाएगी, अर्थात युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तो हम लोग समझते हैं डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि ब्रिटेन के का जो उपनिवेश था पूरी दुनिया में था, तो वो कुछ उपनिवेशों में उसके जो बाह्य नीतियाँ थी, वह अधिकार थे, आंतरिक मामलों के अलावे अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित चीज़ें वो ब्रिटेन की सरकार देखती थी, जबकि आंतरिक मामलों में जितनी भी नीतियां बननी हो वहाँ के लोकल बॉडी देखती थी और उसे आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता होती थी। और ये आंतरिक सरकारें जो होती थी वो वहीं के लोग चलाते थे, उपनिवेश के लोग चलाते थे। यानी भारत में डोमिनियन स्टेटस देने का मतलब था भारत की जो विदेश नीति है वो अब भी ब्रिटेन के नियंत्रण में रहेगी, लेकिन भारत की जो आंतरिक नीतियां हैं वो भारत में चुनी हुई सरकार, भारतीयों के द्वारा बनी हुई सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। यानी भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का बात क्रिप्स मिशन में किया गया। लेकिन हम लोग ये जान लें कि भारत की जो उस समय नेता थे या भारत के जो राजनीतिक पार्टियां थी, राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 की अपने लाहौर अधिवेशन से ही डोमिनियन स्टेटस से काफ़ी आगे निकल चुके थे। उन्होंने यहाँ पे पूर्ण स्वराज का नारा दे दिया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो भारत को अब पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी विदेश नीति भी अपने पास चाहिए, पूर्ण स्वराज, पूरी तरह स्वतंत्रता चाहिए। भारत डोमिनियन स्टेटस की स्थिति में अब नहीं था, भारत इससे कहीं आगे जा चुका था। तो डोमिनियन स्टेटस दिया, लेकिन इसे भारतीयों को अस्वीकार करना ही था। तो हम लोग अब प्रोविज़न को देखते हैं। पहला कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। दूसरा कहा कि युद्ध के बाद भारतीय संघ का निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा, जिससे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। पूर्ण उपनिवेश मतलब ये डोमिनियन स्टेटस के साथ सभी राइट्स। उससे राष्ट्रकुल यानी राष्ट्रमंडल जो है, राष्ट्रमंडल से भी अलग होने का अधिकार होगा। यानी ब्रिटेन के नेतृत्व में जो राष्ट्रमंडल देश है वहाँ पे भारत शामिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहला डोमिनियन स्टेटस, दूसरा राष्ट्रकुल में आपका अलग होने का अधिकार। तीसरा जो इसका प्रोविज़न था वो था कि एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। यानी संविधान सभा के गठन के बात को स्वीकार कर लिया गया और संविधान सभा के जो प्रतिनिधि होंगे ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। जहाँ ब्रिटिश प्रांत है वहाँ चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे, संविधान सभा के सदस्य बनेंगे। और जो देसी रियासत थी उस दौर में, तो वहाँ के जो शासक थे वहाँ के शासक नॉमिनेट करेंगे संविधान सभा के लिए, जिसे वो संविधान सभा में आएंगे। तो ये इसका मूल बात था। अब इसको देखते हैं। संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार 2 शर्तों पर लागू करेगी। अब संविधान सभा जब गठन हो जाएगी और संविधान का निर्माण हो जाएगा तो उसके बाद वो किस प्रकार लागू होगी उसके संबंध में भी उन्होंने 2 बातें कही थी, 2 कंडीशन लगाए थे। देखिए दोनों कंडीशन क्या क्या है। जो प्रांत इससे सहमत नहीं होंगे उसे अस्वीकार कर पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं, या फिर वे पूर्णतः स्वतंत्र रहना चाहें तब भी ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। यानी एक प्रकार से कहा गया कि जो ब्रिटिश प्रांत उस दौर में भारत में है, अगर वो इस बनाए गए संविधान से सहमत नहीं है, इसे अस्वीकार कर सकते हैं या पहले की स्थिति में रह सकते हैं, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भी रह सकते हैं, या इसे अस्वीकार कर सकते हैं, या अगर दोनों में से कोई भी उसे अस्वीकार नहीं है तो वो अपना पूर्णतः स्वतंत्र भी रहना चाहे तो रह सकते हैं। ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी। यानी एक तरह से कह सकते हैं भारत का पार्टीशन का पृष्ठभूमि यहाँ पर तैयार कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे ये भी देख लें, पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार यहाँ नहीं किया गया, लेकिन इसी में उसकी गुंजाइश बनी रही, क्योंकि जो स्वतंत्र रहना चाहे वो स्वतंत्र रह सकते थे। यानी पाकिस्तान की मांग की जो गुंजाइश थी वो यहाँ पे छोड़ दी गई थी, यानी पार्टीशन की नींव यहाँ पे डाल दी गई। इसके साथ ही भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उसके हितों की सुरक्षा के लिए भी एक समझौता होगा। यानी अल्पसंख्यक के लिए क्या नीति हो, इसके लिए भी एक एग्रीमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही कहा गया युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, कार्यकारी एक्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया जाएगा युद्धकालीन परिस्थिति के लिए।
और इसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन यहाँ भी कहा गया कि रक्षा मंत्रालय जो होगा वो अब भी किसके पास होगा? ब्रिटिश नेतृत्व में होगा। रक्षा मंत्रालय अभी ब्रिटिश नेतृत्व में होगा। बाद बाकी पर जो परिषद बनेगी भारतीयों की सहायता से वो कार्य करेगी। ये क्या हो गया? क्रिप्स मिशन के प्रावधानों को देखने के बाद भारतीय नेताओं से बातचीत हो गई और एक तरह से असफल हो गई, क्योंकि अब कांग्रेस और भारतीय पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वाधीनता चाहती थी, जबकि ब्रिटिश सरकार उसे क्या दे रही थी? डोमिनियन स्टेटस। कांग्रेस ने कहा अरे भाई ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई, हम लोग बहुत पहले इस चीज़ को मांगते थे, तभी आप लोगों ने नहीं दिया। अब हम लोग इससे काफ़ी आगे का सोच रखते हैं, हम लोग पूरी आज़ादी चाहिए। अब संविधान सभा में भी जो रियासत के शासक द्वारा थे उसको नॉमिनेट करने का अधिकार दिया। संविधान सभा के लोगों को नॉमिनेट करने का अधिकार, नामांकित करने का अधिकार दिया। यानी वहाँ की जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार अब भी नहीं मिला था। और एक तरह से भारत के जो विभाजन की जो नींव थी यहाँ पे डाल दी गई थी। कुछ प्रांतों को स्वतंत्र रहने का भी अधिकार था। इसीलिए भारत के संभावित विभाजन पर भारतीय नेताओं को कड़ी आपत्ति थी। देखा जाए तो मुस्लिम लीग ने भी, कांग्रेस ने तो अस्वीकार किया है, मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि केवल भविष्य के वादों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हम तो वास्तविक स्वतंत्रता से संतुष्टि प्राप्त होगी। यानी कांग्रेस का कहना था कि ये बातें जो जितनी भी क्रिप्स मिशन में कही गई थी ये फ्यूचर टेंस में थी कि युद्ध के बाद जितनी भी चीज़ें लागू करनी थी वो युद्ध के बाद, यानी भविष्य के वादे थे। तो भविष्य के वादे को कांग्रेस ने कहा कि नहीं, अभी आप क्या दे रहे हैं, अभी कुछ नहीं, तो हम लोग युद्ध में साथ नहीं देंगे, भविष्य के वादों से हम लोग संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। एक बात आती है, मुस्लिम लीग ने इसे क्यों अस्वीकार कर दिया? जबकि विभाजन की तो एक तरह से कह सकते हैं गुंजाइश बना के रखी गई थी, लेकिन उसमें जो गुंजाइश थी मेरे साथियों, उसमें कहा गया था कि जो एग्जिस्टिंग प्रांत है, जो उस दौर में प्रांत है, उसे स्वतंत्र रहने का अधिकार होगा। लेकिन उस समय पाकिस्तान नाम का कोई प्रांत था ही नहीं, तो पाकिस्तान कहाँ से अलग रहेगा? किसी कम्युनिटी या हिंदू, मुसलमान या सिख, ईसाई, किसी को अलग देश बनाने का या अलग प्रांत बनाने का अधिकार नहीं था। अधिकार उसे ही था स्वतंत्र रहने का जो उस दौर में वहाँ पे विद्यमान थे, जबकि पाकिस्तान का गठन उस समय हुआ ही नहीं था। तो वो राष्ट्र का गठन को टेक्निकल इशू बन रहा था, इसीलिए मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था इस यहाँ पे जो प्रावधान दिए गए हैं वो तो जो एग्जिस्टिंग प्रांत है, जो उस दौर में प्रांत अस्थायी है, उसे ही स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया। चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं, लेकिन उस समय तो मुस्लिमों के लिए कोई स्पेशल प्रांत था ही नहीं जहाँ सिर्फ मुस्लिम आबादी रही, जबकि मुस्लिम लीग ऐसा देश चाहती थी जहाँ सिर्फ मुस्लिम आबादी रही। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। जिस प्रकार इसमें सारी बातें फ्यूचर में देने की बात की गई थी, इसीलिए महात्मा गांधी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक कहा। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है, उत्तर दिनांकित चेक किसे कहा जाता है? तो क्रिप्स मिशन को। किसने कहा था उत्तर दिनांकित चेक? तो महात्मा गांधी ने। अगर इसे इंग्लिश में देखा जाए तो ये भी पूछता है पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा जाता है? क्रिप्स मिशन को। किसने कहा? गांधी जी ने। इसके साथ इसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक बात को जोड़ा, ऐसे बैंक जो टूट रहा है, यानी चेक तो दिया जा रहा है, चेक दिया जा रहा है आगे का, लेकिन ऐसे बैंक का चेक है जो बैंक ही टूट रहा है, यानी बैंक ही खत्म हो रहा है। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने इसे ऐड कर दिया था, यानी गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा और नेहरू ने उसमें जोड़ा एक ऐसे बैंक का चेक है जो बैंक दिवालिया हो रहा है या बैंक टूट रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको पढ़ा तो उसने कहा कि मैं पूरी तरह मायूस हूँ इसे पढ़कर। मुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावों की आलोचना इसलिए की क्योंकि उसे पृथक निर्वाचन मंडल और सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की मांग नहीं मानी गई थी। मुस्लिम लीगों यानी अलग देश की बात तो स्वीकार की गई थी, अलग प्रांत रहने की बात स्वीकार की गई थी, लेकिन वो सांप्रदायिक आधार पर नहीं था, यानी जो प्रांत थे उसे ही अलग रहने का अधिकार था। लेकिन मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर एक देश का गठन हो। जिस मांग को यहाँ पर अस्वीकार कर दिया गया था वो मांग की गुंजाइश यहाँ पर नहीं थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। तो अभी हम लोग देख रहे थे क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन से जो भी प्रश्न बन सकते उसको भी हम लोगों ने देखा। उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार के वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, और इस प्रकार के वीडियोज अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
या एवरीडे इस प्रकार की क्लासेस अपलोड कर दी जाती है। थैंक यू वेरी वेरी मच।